नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। विवादों में घिरे प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। जाकिर पर आरोप है कि वो अपने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और अपने टीवी चैनल पीस टीवी के जरिए जहरीले भाषण देता है और मुस्लिम युवाओं को भड़काता है। अभी ढाका में हुए आतंकी हमले और हैदराबाद में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो उसके भाषण से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की वेबसाइट के साथ भी इसकी संस्था का लिंक पाया गया है। 2006 से पीस टीवी के जरिए वो लगातार इस्लाम पर उपदेश दे रहा है। अपने भाषण में जाकिर आतंकवाद पर, उसामा बिन लादेन पर, 4 शादियों पर, गुलामी की प्रथा पर, बाकी धर्मों के भगवानों पर विवादित बयान दर बयान देता आ रहा है। तमाम विरोध के बाद सरकार की नींद खुली। सरकार अब कार्रवाई की बात कर रही है। इसी मुद्दे पर आज का हमारा सवाल है कि किसकी शय पर चल रहा है जाकिर का जहरीला टीवी। जाकिर नाइक को लेकर क्यों सरकारें सोती रही, और इसका जवाब मैं तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं परिचय कराऊं। उससे पहले जहर बुझी जो जुबान है जाकिर नाइक की, उस पर गौर कीजिए। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, स्टूडियो में मेरे साथ स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के राजेंद्र कुमार, और मुंबई से अतीक उर रहमान, ये रिसर्चर हैं, इस्लामिक स्टडीज के, पैरवी करेंगे जाकिर नाइक की। लेकिन पहला सवाल श्रीकांत शर्मा आपसे, 2 साल से आपकी सरकार, 10 साल से यूपीए की भी सरकार थी, वो मैं मीम अफजल से पूछूंगा। सरकारें क्या सो रही थी? एक इतना जहरीला इंसान भारत की धरती पर घूम घूम कर उपदेश दे रहा था, हमें मालूम ही नहीं था। ये तो ढाका में आतंकी हमले ना होते तो जाकिर नाइक चर्चा में नहीं आता। सच या गलत? नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि अगर ढाका में वो हमला नहीं होता तो ये चर्चा में नहीं आता। ये फैक्ट है कि ढाका में हमला हुआ और जो हमले में जो आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने जाकिर नाइक के नाम का जिक्र किया कि वो उससे इंस्पायर होकर आईएसआईएस में भर्ती हुए हैं। ये एक फैक्ट है। और तो मतलब हमारी जांच एजेंसियां, हमारी आईबी, हमारी रॉ, हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी मासूम हैं, इतनी नादान हैं, इतनी अनभिज्ञ हैं कि ढाका से ही इनपुट आने के बाद पता लगा, हमें मालूम ही नहीं था हमारी धरती पर क्या हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा आपने सवाल पूछा है, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस पर बात करूं, फिर आपके जो सवाल है उनका जवाब दूंगा। देखिए संदीप जी, ये जो घटना सामने आई है, इसके बाद ये जो चरित्र है नाइक का वो सामने आया। वो नायक नहीं है, खलनायक है, जिसकी बातचीत का आतंकवादियों ने हवाला दिया। किस तरह से वो इंस्पायर कर रहा है, किस तरह से उसके वीडियो आ रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि वो जो पीस चैनल है वो यहाँ पर प्रतिबंधित है। ये भी फैक्ट है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी कुछ लोग उसको दिखा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है संदीप जी कि आईएसआईएस इंसानियत के लिए दुश्मन है, और जहां दुनिया लामबंद है वहां हम भी सब लामबंद हैं। आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन को कहीं पर भी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है तो ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। 2 साल से सरकार ने ये जो वीडियो है, ये देखिए, आप इस चीज को ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर आप ठीक है हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। ये जो वीडियो है इसके नाइक के, जाकिर नाइक के, इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी, मेरा मानना यह है। लेकिन आप ये देखिए कि इस देश के अंदर जहां इस तरह की तकरीर करने वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं आईएसआईएस के लिए आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, इस देश के, दुनिया के, मतलब जो नौजवान लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो मौलवी हैं, जो सूफी संत हैं, सरकार के साथ बातचीत में भी आए, कड़े शब्दों में सबने एकजुट होकर आईएसआईएस जैसे मेरा अभी भी सवाल जस का तस है। मानता हूं कि आज पूरे देश भर में
सरकारें सो रही थी। नहीं, आपका सवाल तो ये है कि आज क्यों पता लगा, तो आप ये न्यूज 24 ने पहले क्यों नहीं न्यूज चलाया, ये तो मीडिया में भी था, आज ही आप क्यों इस चर्चा कर रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना संदीप, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं ना, एक न्यूज चैनल चला रहा है श्रीकांत है ना शर्मा। इस देश की। न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है या सरकार देखिए, चलाने का जिम्मा है संदीप जी, न्यूज 24 के पास? सरकार कौन चला रहा है? संदीप जी मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, संदीप जी मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि ये चर्चा बहुत गंभीर है। नहीं, बिल्कुल मैं गंभीरता से ये सवाल पूछ रहा हूँ, और उतनी ही गंभीरता से मीम अफजल साहब, सरकार अब तक सो रही थी क्या? बिल्कुल मैं ये सवाल पूछूंगा, ये जायज सवाल है, ये हर हिंदुस्तानी की जुबान पर सवाल है। संदीप जी एक नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए संदीप जी, जब ये सरकार जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो ये भी आपको मालूम है कि किस तरीके से देश में पॉलिटिकल पार्टी और जो सूडो सेकुलर है हायतोबा करते हैं, जबकि कोर्ट उसको कहता है कि ये एक इन्फेक्शन है, जो देश के टुकड़े करने वाले लोग थे, कोर्ट ने कहा कि इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी आपने सर्जरी की सरकार की, उसके बावजूद भी आपने सरकार को कहा कि आप देश की भावना से ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई तो होगी, ठीक है, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई में आप बिल्कुल कोताही नहीं होगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। जी, ये मुझे चाहिए था, ये भरोसा मुझे चाहिए था एक आम हिंदुस्तानी के नाते। मीम अफजल साहब, आपसे भी वही सवाल, 10 साल आपकी सरकार थी, आप तो सिर्फ सो नहीं रहे थे, जाकिर नायक को बाकायदा सहला रहे थे, और आपको पता है किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं मैं? देखिए जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर सवाल आपने किया। देखिए, जो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के अंदर हों या दूसरे धर्मों के गुरु हों, वो बहुत सी जगह पर बहुत तरह की तकरीरें करते हैं। मुझे याद है, आज से उन तकरीरों में आपके महासचिव भी पहुंच जाते हैं, उन तकरीरों में आपके महासचिव भी पहुंच जाते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी भी कहने से गुरेज नहीं करते। जो कंट्रोवर्शियल तकरीर है, अगर उस वक्त वो वहां मौजूद थे तो बात कही जा सकती है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। जब आज पूरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी संदेश क्या जाता है, अगर एक आदमी जहर मुझे बयान दे रहा है मीम अफजल साहब, और सत्ताधारी दल का महासचिव उसकी सभा में शरीक होता है, संदेश क्या जाता है? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, मैं ये नहीं मानता हूं कि अपनी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो बहुत ज्यादा सतर्क रहती हैं, उन्होंने कैसे ये चूक की। ये जो आप कह रहे हैं सरकार को तो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी 10 साल सरकार आपकी थी सर, किशनगंज में हमारी भी थी और बीजेपी की भी 2 साल से सरकार है। आपकी 10 साल सरकार थी, 2012 में किशनगंज में 10 लाख लोग सुनने आते हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं अगर 10 लाख लोग सुनने आते हैं तो? सरकार अनजान, सरकार कहां थी उस वक्त? यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार अनजान एजेंसी। या तो आप ये कहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया और सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज किसको रिपोर्ट करती हैं, उसके बावजूद मैं अपनी जिम्मेदारी, सरकार का काम है ना ये करवाना, अपनी जिम्मेदारी से भाग मतलब आप कहेंगे कि सरकार क्या करे, इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर रही। लेकिन ये तो कमाल का तर्क दिया जा रहा है राजेंद्र कुमार साहब कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था, तो सरकार का काम है ना उनसे काम करवाना। रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तो खबर दी हुई है, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में कोई खबर नहीं दी हुई है। खबर दी हुई है, खबर दी हुई है। तो यूपीए सरकार 10 साल सोती रही, एनडीए 2 साल सोती सरकार रही है, वो जो है उनका अपने लिमिटेशंस हैं। एक तो सबसे आप मुझे स्पेसिफिक इनपुट्स बताइए, क्या दिए गए? स्पेसिफिक इनपुट्स दिए गए हैं कि ये आदमी जो है बिल्कुल वहाबी किस्म की जो आइडियोलॉजी है उसको कर रहा है, उसमें ये दूसरे रिलीजन्स के बारे में वहाबी आइडियोलॉजी बोलता है। जरा मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, नहीं बात अभी इनपुट की हो रही है, अभी आइडियोलॉजी में मत घुमाइए, पहले ये बता। देखिए बात ये है कि इनपुट्स दी गई कि नहीं दी गई। मेरे साथ स्पेशल डायरेक्टर रह चुके आईबी के एक ऐसे शख्स हैं जो बता रहे हैं लगातार इनपुट दी गई। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ जी। अरे बहुत ये जो है जिस किस्म का ये मैं जानना चाहता हूँ कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक जिम्मेदार आदमी वहाबी आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? जो यहाँ इनपुट्स की बात हो रही है, सोच रही है, मैं आइडियोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ। इनपुट्स की इनपुट दी गई लगातार, इनपुट लगातार देती जाते रहे, और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है नौजवानों को, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये नौजवानों को बरगला रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि दीज पीपल, दीज
आइडियोलॉग्स ये लोग जो है एक डिस्टेंस रखते हैं अपने आप को डायरेक्ट वो होने से। अव्वल अवालकी का अगर आप देखेंगे बिल्कुल, जो वो यूएस भी में जो हुआ। था उसके लिए अमेरिका उसको यमन में मार पाया, अमेरिका में नहीं मार पाया, यूके में नहीं मार पाया। ये क्या होता है कि इन लोगों का ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इनके जो है एक बैंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ताल्लुकात थे इनके, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उसके साथ ताल्लुकात हैं इनके। ये सब चीजें जो हैं रिकॉर्ड पे हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पे नहीं है ये सब चीजें। इन चीजों का अतीकुर रहमान, मुझे ये बताइए, क्या जाकिर नायक लोगों को, खास युवाओं को बरगला रहा है कि नहीं बरगला रहा है, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं जाकिर नायक या आईआरएफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा एक मॉडरेट मुंबई मुस्लिम के तहत, जो कि तो आप लोगों को बरगलाया जा रहा है क्या स्टडीज का जाकिर नायक द्वारा? सुनिए, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर सुनने जाते थे, अभी 2-3 सालों से तो मुंबई पुलिस ने पाबंदी लगा दी थी, जब हम जाते थे पिछले 8-10 सालों में, तो वहां पर हम देखते थे पूरा के पूरा पुलिस प्रोटेक्शन होता था। बड़े से बड़े लोग वहां पर आगे फ्रंट रोज में बैठा करते थे, हम नौजवान वहां जाके बैठते थे, और जब मैं देखता था पूरे क्राउड को, एक मॉडरेट मुस्लिम क्राउड वहां पर नजर आता था। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर नायक सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला करते थे, डॉक्टर जाकिर नायक पूरी दुनिया के माने हुए जो स्कॉलर्स थे, पूरी दुनिया के जो माने हुए इस्लामिक, तो इस मॉडरेट ऑडियंस को रिसर्च की हुई है, डॉक्टरेट हासिल की हुई है, उनको भी लेके आते थे। अतीकुर रहमान इस मॉडरेट ऑडियंस को जाकिर नायक बताते थे हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए, अगर वो सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ आतंकवाद कर रहा है तो वो इस्लाम पर ही चल रहा है। वो कहते थे इस मॉडरेट क्राउड को, तथाकथित मॉडरेट क्राउड को, लोग कहते हैं कुरान गुलाम बनाने की इजाजत देता है, क्या ये सही है? मैं कहता हूं हां, क्यों नहीं। वो इस मॉडरेट ऑडियंस को बताते थे, आप वो मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन सही है या गलत, आपने खुद चेक किया है, पैरवी करते हैं उसामा बिन लादेन की, उस मॉडरेट ऑडियंस के सामने। जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी देखिए साहब, मैं बता दूं कि उसामा बिन लादेन का जो मामला आप बार बार उसको उठा रहे हैं, उसामा बिन लादेन को डॉक्टर जाकिर नायक ने टेररिस्ट कहने से मना किस कॉन्टेक्स्ट में किया? जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, जब उनको पूछा गया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश बड़ा टेररिस्ट है या उसामा बिन लादेन बड़ा टेररिस्ट है, उन्होंने जवाब में कहा कि मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जानता हूं, उनकी फिलॉसफी मैंने पढ़ी है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उसामा बिन लादेन को वो नहीं जानते, उनके बारे में उन्होंने नहीं हर पढ़ा है। मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए, अगर वो सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ आतंकवाद कर रहा है तो वो इस्लाम पर चल रहा है। हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए, अगर वो सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ आतंकवाद कर रहा है तो वो इस्लाम पर ही चल रहा है। बात दूसरी है, ये दूसरी है। यहाँ पर सवाल हर जगह कॉन्टेक्स्ट बताने लगेंगे आप कोट नहीं करिए, ये कॉन्टेक्स्ट बताने लगेंगे, लेकिन इस बात में श्रीकांत शर्मा, अतीकुर रहमान की इस बात में मुझे एक और दिलचस्प एंगल दिखाई दिया। बड़े बड़े सेमिनार होते थे, बड़े बड़े भाषण होते थे, पुलिस चाक चौबंद बंदोबस्त करती थी, पुलिस वाले आंखें बंद किए बैठे रहते थे, कान में तेल डाले बैठे हुए होते थे, वहां गणमान्य लोग होते थे, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की। अब कहा जा रहा है कि ये कहां से आया, ये पीस टीवी है, ये टेरर टीवी है। अभी खबर आ रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, सरकार अब क्या कदम लेने जा रही है, आपने भी कुछ भरोसा दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान सुनता हूं, फिर आपसे सवाल। श्रीकांत शर्मा। सूचना प्रसारण मंत्रालय जिन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट की अनुमति होती है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ये चैनल्स, इन्हीं चैनल्स को केबल ऑपरेटर्स प्रसारित कर सकते हैं। इन चैनल्स के अलावा कोई भी चैनल को अगर केबल ऑपरेटर्स, एमएसओस
अगर प्रसारित करते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है और केबल टीवी एक्ट के विरुद्ध है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज, स्टेट मॉनिटरिंग कमिटीज इसको मॉनिटर करके इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उनका जो पूरा प्रसारण का इक्विपमेंट उसको जब्त भी करा जा सकता है। श्रीकांत शर्मा, आपने लगातार ये बात कही है कि ये मामला गंभीर है। मैं पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं आपसे। मुझे हास्यास्पद लग रहा है। अब एसपीज, डीएम्स को, केबल ऑपरेटर्स को गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, फरमान जारी किया जा रहा है। वही अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जहर लगातार फैलाया जा रहा था, जमीन तैयार की जा रही थी भारत में, और हमारी सारी सरकारें, मैं सिर्फ आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी पूरी व्यवस्था सो रही थी क्या? संदीप, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, मुझे इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, आज जो चीजें सामने आ रही हैं, बंगाल पर हमले के बाद जब वो आतंकवादी पकड़े गए और जब उनके बयान से ये पता लगा कि वो डॉक्टर वो जाकिर नाइक से इंस्पायर होकर आईएसआईएस उन्होंने ज्वाइन की है, तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात है। मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले भी वो तकरीर कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मैं भी सहमत हूं, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो आपके पास तथ्य भी हैं, आपके पास सारी चीजें आ गई हैं जो इस देश के अंदर कहीं कोई कार्रवाई होती है तो उसको राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त कार्रवाई बताते हैं। तो आज तो ये जो वाकया है ये आंखें खोलने वाला है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आतंकवाद पर बहुत राजनीति होली, तुष्टीकरण की राजनीति होली, अब लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कहीं कार्रवाई होती है, जो कि ये जो लोग हैं, चाहे वो ये जाकिर नाइक हो, चाहे वो ओवैसी हो, क्योंकि ओवैसी ने भी जो आईएसआईएस से लिंक जिन लोगों का है उनको पकड़ा गया तो उनको भी मदद करने का आश्वासन दिया है। तो आज मसला ये है कि आज चलो ठीक है, जो निकल गया टाइम वो निकल गया, लेकिन आज पूरा देश यूनाइटेड है। और ये जो आपके चैनल पर जो बैठे हैं ना अतीक और रहमान, एक तरफ तो ये आप नाइक के साथ अपने आप को अलग कर रहे हैं, वहीं नाइक का ये समर्थन कर रहे हैं। तो आज मैं मानता हूं कि आज एकजुटता की जरूरत है, और ये लोग, चाहे ये नायक हो, चाहे ये अतीकुर रहमान हो, ये बाकी अन्य जो लोग हैं, मैं मानता हूं कि ये आईएसआईएस का समर्थन करके कहीं ना कहीं इस देश के मुसलमानों को एक आखिरी सवाल मीम अफजल साहब आपसे, वक्त की कमी है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। आतंकवाद के खिलाफ मीम अफजल साहब, इज इट अ लिटिल बिट टू लेट इन द डे? हमने जाकिर नाइक नाम के शख्स को बहुत बड़ा बना दिया, इसको इग्नोर करते, इसके खिलाफ पहले कार्रवाई कर लेते। अब भी क्या धाराएं लगेंगी, कोर्ट में आधी धाराएं बाहर फेंक दी जाएंगी, और कैसे हम टीवी को रोकेंगे, पीस टीवी को? आज की तारीख में आप YouTube पर जाए, मिलियन हिट्स मिलते हैं पीस टीवी को। कितने URL ब्लॉक करेंगे, कहां से ब्लॉक करेंगे? क्या हमने खुद बड़ा नहीं बना दिया इस जाकिर नाइक नाम के शख्स को? संदीप जी, मैं आपकी बात जो है वो बिल्कुल गंभीरता के साथ सुन रहा हूं, और मैं आपसे यही कहूंगा कि मुल्क का जो कानून है, अभी तक अगर जो कुछ भी गलती किसी से भी हुई है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या हमारे जमाने में हो, उसको दुरुस्त करना चाहिए, और इस आदमी के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करना चाहिए। ऑलरेडी राजनाथ जी ने खुद कहा है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है, और अभी टेलीविजन के बारे में भी कहा गया, 2-3 साल से 4 साल से इसके ऊपर बैन भी लगा है बंबई में। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये जो अतीक साहब अभी फरमा रहे थे, मॉडरेट बहुत सारे मुस्लिम्स आते थे, तो मैं बस ये कहूंगा कि जिस वक्त ये तकरीरें करते हैं इस तरह के लोग, तो ये जो जिस तरह क्राउड होता है उसको देख करके तकरीर करते हैं जी। अगर कॉमन लोग होते हैं तो कभी कभी, और ये सभी लोग करते हैं जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, जिसमें तालीम देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बात। अब जो कार्रवाई की है, सरकार जागी है, कम से कम जाकिर नाइक के मामले में अपनी नींद से, क्या वो सही है? अतीक उर रहमान, राजेंद्र कुमार साहब, मीम अफजल साहब, श्रीकांत शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।